हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का मैं कपिल चंडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे और आपकी रेगुलर स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर रहे। तो जनरल साइंस की क्लासेस हमने जीएस में जनरल साइंस की क्लासेस आपको करवाई जा रही है, जो आपके बहुत सारे एग्जाम में हेल्पफुल होगी। तो यूट्यूब पे आप पहली बार अगर हमसे कोई जुड़े हैं, आप में से कोई भी, तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लें रेगुलर क्लासेस के लिए, जेएस की क्लासेस के लिए। और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबा के आपको क्लास की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहेगी और क्लास मिस भी नहीं होगी। ठीक है, आपकी पढ़ाई में रिवीजन में आपकी रेगुलरिटी हमारे साथ बनी रहेगी। तो रिवीजन में आपके कंसेप्ट भी क्लियर करवाए जाएंगे, रिवीजन क्लास भी हो जाएगी। तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन जो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं या हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, कोई भी बच्चा, वो भी इन क्लासेस को जरूर करे, क्योंकि रिवीजन क्लासेस री एनफोर्सिंग क्लासेस है। मतलब आपके अगर वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत की भी कमी रही है तो उसको री इन्फोर्स करके फिर से उसको और अच्छा कंसेप्ट डेवलप कर दिया जाएगा। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो यूट्यूब पे आप हमारे पास पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है ज्वाइन कर ले। उससे आपको डेली क्विजेज वहाँ पर मिलेंगे। और इसके अलावा वो जो हमारी यूट्यूब की स्ट्रेटेजी है, पढ़ाने की स्ट्रेटेजी है, उससे जुड़ जाएंगे, उससे आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी। ठीक है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो क्लास है, ये लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, ये लाइव क्लास नहीं है, ये मैं रिकॉर्डेड क्लास पे दे रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लास टाइम कंजेशन की वजह से है ये, कभी कभी बफरिंग हो जाती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड कर रहा हूँ लाइव क्लास को। तो आपको ये क्लास जो दी गई है, ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आपको स्ट्रीमिंग के तरीके से इसको दिया गया है। स्ट्रीमिंग में आपको क्या होता है कि आपको लाइव क्लास जैसी ही लगती है और आप लाइव चैट में बच्चों के साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और मैं उस लाइव चैट से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, उस लाइव चैट को मैं यूज़ करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। और कोई भी ऐसी आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी होती है तो मैं वहाँ पर मौजूद रहता हूँ मोस्टली। तो यहाँ लाइव चैट में आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपके आंसर बाकी बच्चों के जैसे की तरह के कंपैरिजन में कितना ठीक है और कितना फ्रीक्वेंट है, कितना जल्दी आप उनके आंसर दे पाते हैं। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है वो आपको पता चल जाएगी। और आप अपने आप को इस क्लास को एज ए टेस्ट रख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है हो चुका है कल की क्लास में। हम 31 से शुरू करेंगे। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बैट इज, चमगादड़ जो होती है वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है। तो हम साउंड वेव्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चमगादड़ जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो कौन सा साउंड होता है, तो साउंड वेव्स कौन सी होती है उसके अंदर। ठीक है, एक ऑडिबल रेंज होती है जो कि जिसको हम सुन पाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी के रूप में देखें तो फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम, ये रेंज हम सुन सकते हैं साउंड की। इसके ऊपर की जो, इससे नीचे की जो वो होती है उसको सब सोनिक, इंफ्रासोनिक, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। ऑडिबल रेंज मैंने आपको बता दी। लेकिन चमगादड़ जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो अपनी मूवमेंट में हेल्प कर, उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। जब एक बैट होती है वो मूव कर रही थी, क्योंकि जब बैट देख नहीं पाती तो सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो अपनी तरफ से एक साउंड वेव छोड़ती है और वो साउंड वेव वापस टकरा के सामने के ऑब्जेक्ट से इसको बताती है कि सामने कोई ऑब्स्टेकल है, वो कितनी दूर है, जिसकी वजह से ये उससे टकराती नहीं, अपना रास्ता बदलती है और इस तरीके से वो मूवमेंट करती है। ठीक है, तो चमगादड़ जो है वो इको लोकेशन इसको कहते हैं। इको लोकेशन के कंसेप्ट पे काम करती है। तो ये इको लोकेशन से ये साउंड वेव्स को, इको को लोकेट करती है और उससे अपना रास्ता ढूंढती है। ठीक है, तो ये कौन सी वेव छोड़ती है, ये बात है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है। ठीक है, ये जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, हम इनको भी नहीं सुन पाते, और इससे नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे की वाली जो वेव्स होती हैं उनको भी नहीं सुन पाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी अपना आंसर पुट किया कीजिए और उसके बाद मैच किया कीजिए। विच फिनोमिना डू बैट एंड डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रेडेटर एंड ऑब्स्टेकल, शिकार, शिकारियों को या बाधाओं को खोजने में चमगादड़ और डॉल्फिन किस घटना का प्रयोग करते हैं। विच फिनोमिना डू बैट एंड डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे, प्रेडेटर, ऑब्स्टेकल। तो अभी हमने इसके जिक्र किया है
खासतौर से बैट का जिक्र किया था, तो डॉल्फिन में भी यही फिनोमेना देखने को मिलता है। पहली बात तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो 20,000 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वाले हैं उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अभी मैंने बताया कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, ठीक है, वो जो है ऑडिबल रेंज में काउंट होती है। इससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। ये वाली फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो साउंड जो है हम ऑडिबल नहीं है। तो ऑडिबल ये वाली साउंड जो है चमगादड़ और डॉल्फिन छोड़ते हैं, और बाद में रास्ते में कोई शिकार होता है, मान लीजिए पानी के अंदर वो डॉल्फिन यहाँ पर है और यहाँ मछली है, तो उसको अपना शिकार है या कोई बड़ा प्रीडेटर है या बाकी चीज़ें, कोई ऑब्स्टेकल है रास्ते में, रुकावट है, उसको इको लोकेट करने में हेल्प मिलती है। इको लोकेशन इसको कहते हैं। दिस इज द राइट आंसर। इको लोकेशन की घटना को वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई विद डिस्टेंस साउंड कैन नॉट बी हर्ड। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ से दूर जाते हैं और वो साउंड क्रिएट कर रही होती है, तो वो जो है हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती। जैसे 1 किलोमीटर दूर भी कोई साउंड हो रहा होगा, आप जहाँ बैठे हैं वो साउंड तो हमें सुन नहीं रहा है, और पड़ोस में घर में क्या बात हो रही है वो हमें सुन नहीं रहा है, लेकिन जो आपके घर में बात हो रही है वो हमें सुनाई दे रही है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ध्वनि हमें क्यों सुनाई नहीं देती है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ साउंड की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से, या डिफ्यूजन ऑफ साउंड की वजह से? बताइए। साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से, साउंड में जब रिफ्लेक्ट होके आता है तो वो तो इको हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ साउंड। ये हमारा आंसर हो सकता है, बाकी ऑप्शन भी देख लिख सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड होता है कि एक मीडियम से साउंड जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका क्या हाल होता है, ठीक है, वो दूर हो जाता है या पास हो जाता है। या डिफ्यूजन ऑफ साउंड, दो चीज़ों के बीच में जो है डिफ्यूज होना साउंड का, ये कहते हैं। तो डिफ्यूजन अगर हो जाए तब तो साउंड सुनाई देगा, हमें सुन नहीं रहा है साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो जाए तब भी सुनाई देगा, ठीक है। और रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी साउंड थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि दूसरा मीडियम कैसा है। बिल्कुल सॉलिड मीडियम है तो साउंड शायद इतना ज़्यादा मूव, उसमें जो है दीवार वगैरह होगी तो इतना मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अब यहाँ देखिए एक और चीज़ है, स्कैटरिंग ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का प्रकीर्णन हो जाएगा। जैसे जैसे साउंड वेव्स आगे बढ़ती हैं तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होती हैं, इसमें हवा भी है और इसमें धूल के कण भी है। इन सारी चीज़ों की वजह से उसका स्कैटरिंग हो जाती है, और स्कैटरिंग ऑफ साउंड की वजह से वो हमें सुनाई नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एंड हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो कम्युनिकेशन में के लिए क्या होता है, देखिए अगर हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एक सैटेलाइट होता है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर सेट किया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट ये काफ़ी ऊंचाई पर सेट किया जाता है, और ये अर्थ पर यहाँ पर कुछ टावर लगाए जाते हैं। और यहाँ मान लीजिए आप हैं, तो यहाँ से किसी ने कॉल किया और ये सैटेलाइट के पास, सॉरी, यहाँ पर किसी ने कॉल किया है, तो मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर है और यहाँ पर ये टावर है, तो यहाँ से कोई कॉल कर रहा है तो इसने सिग्नल टावर को दिया, टावर ने सैटेलाइट को दिया, सैटेलाइट ने वापस इसको दिया, और वापस ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, टेली कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है। ये तो टेलीकम्युनिकेशन की बात होगी। और अगर टीवी का कम्युनिकेशन है तो यहाँ से आप जो डिश वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसको सिग्नल मिलता है ऊपर से, ठीक है। तो ये इस सैटेलाइट को सिग्नल किसने दिया था? नीचे से जो टीवी चैनल वाले हैं उन्होंने इसको सिग्नल दिया हुआ है, तो यहाँ से ये हर एक घर में पहुँच जाता है। लेकिन बात करते हैं रेडियो वेव्स की, रेडियो सिग्नल की। रेडियो सिग्नल तो धरती से यूज होते हैं, तो इसमें सैटेलाइट को यूज करते नहीं है, ठीक है, इसमें सैटेलाइट यूज नहीं होते हैं, ध्यान रखें। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर वो रेडियो सिग्नल है, जैसे रोहिणी पीतमपुरा में एक टावर है रेडियो का, आपने देखा होगा। तो यहाँ से सिग्नल दिया जाता है, और एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है जिसका नाम है, एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर है, मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ। पहले ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में मौसम से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है, ठीक है, वो हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। फिर आ जाती है मीजोस्फेयर,
मीजोस्फेयर में मीटियोर की बर्निंग होती है, जो उल्का पिंड जलते हुए तारा टूटता दिखाई देता है ना, तो मीटियोर की बर्निंग यहाँ पर होती है। ये भी चलिए एक कोई चीज़ रिवाइज हो गई। अब नेक्स्ट जो आती है उसको कहते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के अंदर एक और इसके अंदर ही एक लेयर होती है जिसको कहते हैं आयनोस्फेयर। यहाँ पर जो गैसेज होती हैं काफ़ी गर्म होती है और वो आयनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, आयनाइज्ड गैसेज होती है ये। ठीक है, इसको कहते हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्या करता है, जो सिग्नल रेडियो वेव्स का सिग्नल जो होता है उसको मान लीजिए इस टावर से इसको भेजा गया, तो यहाँ से ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है और यहाँ पर जो हम कोई खड़ा है आदमी और उसको उसके रेडियो पे ये सिग्नल रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो गया आयनोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी कैन ऑब्जॉर्व द रेडिएशन। ब्लैक बॉडी किस प्रकार के विकिरण को ऑब्जॉर्व कर सकती है? ओनली स्मॉल वेवलेंथ, ओनली इंटरमीडिएट वेवलेंथ, ओनली लार्ज वेवलेंथ, ऑल वेवलेंथ। तो जो ब्लैक बॉडी होती है वो किस किस तरह के, देखिए ब्लैक बॉडी जो होती है ना उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है। सबसे पहले तो वो ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी की वजह से वो, इसका मतलब ये है कि जितनी भी लाइट उस पर गिरी है वो सारी की सारी विजिबल लाइट तो उसने एब्जॉर्ब कर ही ली है। ठीक है, इसके अलावा वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं उनको भी कर लेती है, जिनकी को इंफ्रारेड जो कि हीटिंग में हेल्प करती है, जो कि जिनकी वजह से हमें हीट फील होती है, इसे अवरक्त किरणें भी कहते हैं। तो ये इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो विजिबल को भी कर लिया, इसको भी कर लिया। इसका मतलब ये वैरायटी है, इस केवल स्मॉल वेवलेंथ या इंटरमीडिएट वेवलेंथ या लार्ज वेवलेंथ नहीं, ये सारी वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो हीटिंग के लिए पूछे तो वो इंफ्रारेड लॉन्ग वेवलेंथ हो जाते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर क्वालिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की क्वालिटी को जो है मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? अनीमोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर या पायरोमीटर? बताइए। अनीमोमीटर ये एयर की डायरेक्शंस को मेजर करता है। चलिए कंफर्म नहीं है, या तो ये डायरेक्शन को करता है या स्पीड को। ठीक है, ये आप देखना। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें। तो एयर की डायरेक्शन या स्पीड, एनीमोमीटर में कंफ्यूजन हो गया है। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता, लैक्टोज शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है, लैक्टोज की डेंसिटी को इसको देखते हैं इसके द्वारा, तो इसी से दूध की प्योरिटी का पता चलता है। और जितने भी मदर डेयरी या अमूल के जो स्टॉल हैं वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। अगर वहाँ पर कोई दूध मिल्क सेलर पूछता है कि हाँ आप हमारा दूध ले लीजिए, तो वहाँ पर उस दूध की चेकिंग की जाती है। मान लीजिए वो काऊ का मिल्क है या उसमें बफेलो का मिल्क है, तो उन सभी मिल्क की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। या कोई इसमें वाटर मिक्स करके ले आया है, तो उस लैक्टोज की डेंसिटी के हिसाब से उसको प्राइस दिया जाता है। इसलिए काऊ के मिल्क को थोड़ा कम प्राइस मिलता है, ब्लैक बफेलो को ज़्यादा मिलता है, और वाटर मिक्स को भी कम ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। थर्मोमीटर जो है वो नॉर्मली, थर्मोमीटर जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जिसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर ये मोस्टली फिजिशियन यूज करते हैं, जिसके अंदर मरकरी को यूज किया जाता है, मरकरी। ठीक है, मरकरी यूज करने, इसके अलावा इसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस में। तो ये नॉर्मली वुमेन को जो फिजिशियन होते हैं वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद पायरोमीटर दिया हुआ है। पायरोमीटर क्या होता है? ये हाई टेम्परेचर को यूज करने में काम आता है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर को यूज करने में काम आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा आया? लैक्टोमीटर आ गया, बी। विच हु डिस्कवर्ड द टेलीविजन। टेलीविजन की खोज किसने की थी? लुइस ब्रेल ने, लॉरेंज ने, आर के मेलिकैन ने या जे एल बेयर्ड ने? ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेल ने तो देखिए वो लिपि यूज की है, ब्रेल लिपि की खोज की थी, जो कि जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए वो लिपि यूज करती है, वो टच से उसको पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जे एल बेयर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसने टेलीविजन की खोज की है। ठीक है, तो जे एल बेयर्ड हो गया आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयर प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है?
ठीक है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या बैरोमीटर। ठीक है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो हाइड्रो हाइग्रो एनीमोमीटर या बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है वो लिक्विड की डेंसिटी उसको मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है। और हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करने में, जो हवा के अंदर नमी है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। एनीमोमीटर ये वायु की गति, मैंने अभी बताया था, इस पे कंफ्यूजन है, इसको आप देखें, ये आपके लिए टास्क रह गया। ठीक है, बाद में क्लास के बाद इसको कमेंट में बता दे। बैरोमीटर, बैरोमीटर हेल्प करता है एयर प्रेशर को नापने में। ठीक है। तो बैरोमीटर में जो लिक्विड यूज किया जाता है वो भी मरकरी बेस्ड होता है। ठीक है। और सर तो एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा वो सी लेवल पे दिखाई देता है। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो सी लेवल से अगर हम माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, जितना जितना ऊंचाई की तरफ जाएंगे उतने ऐसे ही एयर प्रेशर डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पास कोई बैरोमीटर रखा हुआ है, तो वो बैरोमीटर एकदम से उसमें जो पारा है उसका लेवल जो है वो फॉल कर जाए, सडन फॉल जो है हो जाए, तो वो इंडिकेटर किस चीज़ का है ये पूछा जाता है। सडन फॉल का मतलब है कि तूफान आने वाला है। ये सडन फॉल क्या होता है कि किसी एरिया में मान लीजिए बहुत ज़्यादा हीट रेडिएशन जो है वहाँ पर पहुँच रही है, और वहाँ हॉटनेस होने की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर चली गई है, जा रही है तेज़ी से, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा। और लो प्रेशर के एरिया में चारों तरफ से हवाएं आती भागी भागी और आपस में टकरा के वो ऊपर की तरफ राइज होगी, और इस तरीके से यहाँ पर बारिश होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये तूफान का संकेत है। अगर वो स्लोली फॉल करे, ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये यहाँ पर बारिश हो सकती है लेकिन तूफान नहीं। और अगर वो स्टेबल रहे, इसका मतलब है हवा ऊपर उठ ही नहीं रही है, वायुदाब में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से जो है, या राइज करे, इसका मतलब क्लियर स्काई रहेगा, कोई तापमान, कोई बादल नहीं बनेगा, कोई मौसम संबंधी ऐसी घटना नहीं होगी, बादल या बारिश। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ व्हाट। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस अवधारणा को देता है? न्यूटन की गति का नियम एनर्जी के बारे में बात करता है, या वर्क के बारे में बात करता है, या मोमेंटम के बारे में बात करता है, या इनर्शिया के बारे में बात करता है? ठीक है। ऊर्जा या कार्य, मोमेंटम को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, या कुछ रिकॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन इनर्शिया को पता है, जड़त्व कहते हैं। ठीक है। ये सही आंसर होगा हमारा इनर्शिया। ये लॉ कहता है अगर कोई बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर वो एक बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है, यानी कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगा। इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इसे क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। ये ऐसा करना चाहेगा कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं, जैसे फुटबॉल पे आपने लात लगाई, लेकिन वो रुक तो जाती है, मेंटेन तो नहीं करती। उसके पीछे रीजन है कि फ्रिक्शन करता है ग्राउंड के साथ, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव हो गया है। ठीक है। हवा में कोई चीज़ फेंकी जाती है तो वो जो है, या आपको एयर में मूवमेंट में दिक्कत होती है क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, वो रोक देता है। अगर आप कहीं पर वैक्यूम में चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, तो आप जिस स्पीड में हैं उसी स्पीड में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यानी कि कोई भी चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। ठीक है। ये हमारा नियम है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्रीम गेट्स सेपरेटेड, क्रीम गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क अंडर प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? ठीक है भाई, कौन से प्रिंसिपल से जो है क्रीम जो है वो सेपरेटेड होती है? ड्यूरिंग चर्निंग, ड्यू टू मथने पर, जब दूध को मथते हैं तो मलाई कैसे अलग हो जाती है, या क्रीम कैसे अलग हो जाती है क्रीम सेपरेटर में जो होता है? सर्कुलर मोशन जबकि हम जब बात करते हैं, सर्कुलर मोशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको
कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे कि कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में है तो वहाँ पर दो फोर्स वर्क करते हैं। एक फोर्स फोर्स जो सेंटर की तरफ चीज़ों को खींचता है, और दूसरा फोर्स है जो चीज़ों को बाहर की तरफ। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे अपसारी बल भी कहते हैं, अपसारी बल। और दूसरा फोर्स होता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अभिसारी बल है। ठीक है, अभिसारी ये केंद्र की तरफ चीजों को खींचता है। तो केंद्र की तरफ खींचने वाली चीज होती है, जब भी आप देखेंगे जब दूध को मथते हैं तो लेवल राइज आपको बीच में गड्ढा सा बनता हुआ दिखाई देगा, और इधर से वो चीजें जो है लिक्विड में अगर देखें, आप चाहे चीनी भी मिला रहे हैं किसी किसी बर्तन में चम्मच से, तो साइड में लेवल राइज हो जाएगा और यहाँ पर लेवल डाउन हो जाएगा लिक्विड का। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है कि यहाँ यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिव है और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिव है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से चीज़ें अलग होती हैं। तो अब जब हमने दूध से मलाई अलग की है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही वो हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स से नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स से तो वो अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। A jug filled with water have a piece of ice floating. After melting of ice, water level will। पानी से भरे जग में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ के पिघलने के बाद जल स्तर कैसा होगा, बताइए। ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर में आएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर पानी है और पानी के अंदर आइस जो है वो तैर रही है। ठीक है, तो जब ये आइस पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो इस वाटर का जो लेवल है वो बढ़ेगा या घटेगा। रिमेन अनचेंज्ड, राइज करेगा, नीचे चला जाएगा, स्पिल आउट ऑफ जग, जग से बाहर आ जाएगा। इसको तो हम बिल्कुल अनसर्टेन कहेंगे, पानी से कितना भरा हुआ है हमें नहीं पता। तो फॉल करेगा, राइज करेगा, या ऐसे कैसे रहेगा। तो अगर यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अगर बर्फ बाहर से डाली गई है तो राइज करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर आ गया है तो राइज करेगा ही करेगा। लेकिन बर्फ अगर अगर ऑलरेडी इसमें है तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बर्फ के बीच बर्फ के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो ऑलरेडी, पोर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी पानी से भर चुके हैं। तो जो वॉल्यूम बर्फ बर्फ का ज़्यादा होता है वो वॉल्यूम जो है बर्फ का ऑक्यूपाई हो चुका है ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल से। तो जितना लेवल लेवल जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो पानी का टुकड़ा अगर इसमें तैर रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बाहर से बर्फ डाली गई तब क्या होगा, तो नो डाउट इससे में जो है उसका लेवल राइज करेगा। दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। व्हेन वाटर इज फ्रीज्ड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री इट्स डेंसिटी विल। तो वाटर की का डेंसिटी पे एनामोलस बिहेवियर जो है पढ़ा जाता है, एनामोलस बिहेवियर है। ठीक है, इस बिहेवियर में क्या होता है कि नॉर्मल लिक्विड का बिहेवियर नहीं दिखाई देता। वाटर जो है वो, अगर इसको हम इस ग्राफ से स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि इसकी डेंसिटी और इसका वॉल्यूम में बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जो है वो 0 डिग्री पे और ये 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे कितना भी वॉल्यूम बढ़े, तो यहाँ पर देखते हैं कि 0 डिग्री पर जो इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 4 डिग्री पर। क्योंकि 0 डिग्री पर बर्फ़ बनने लग जाती है और आइस जब बनती है तो उसके अंदर पोर्स होते हैं जिसमें हवा होती है, तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 डिग्री पे देखने को मिलता है कि मिनिमम वॉल्यूम दिखाई देता है। ठीक है, जब वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम और डी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो इसने कहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस से चला है, ये 10 डिग्री सेल्सियस से और 0 डिग्री की तरफ आ रहा है। तो पहले तो इसका डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो पहले डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, देन डिक्रीज होगी। ये हमारा सही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर सप्लाई पाइप्स इन कोल्ड एरियाज गेट बस्ट इन विंटर समटाइम बिकॉज।
ठंडे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पाइप सर्दियों में कभी कभी बर्फ के कारण फट जाती है, रीजन क्या है? देखिए, पाइप में जो वाटर होता है, तो वो वाटर जो होता है ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सेम वाटर अगर है और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, तो आइस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है वाटर से, क्योंकि मैंने बताया आइस के बीच में एयर स्पेसेस बन जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ये ज़्यादा स्पेस लेगा, मोर स्पेस लेगा ये, और मोर स्पेस लेगा तो पानी की पाइप जो है उसको ये इधर उधर फैलने की कोशिश करेगा और ये फट जाएगी। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पाइप सर्दियों में कभी कभी बर्फ के कारण फट जाती है। बर्फ का वॉल्यूम है वो मोर वॉल्यूम। ठीक है, लो डेंसिटी मोर वॉल्यूम, बर्फ की वॉल्यूम ज़्यादा है इसलिए तो डेंसिटी कम है, इसलिए पानी पे तैरती है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन एक शाही वाला पेन जो है यूज किया करते थे हम। ठीक है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें एक निब होती है जिससे हम लिखते हैं, और यहाँ एक इसको कहते थे जीभ कहते थे इसको। तो इसमें ये जो वाली जीभ है, ये इसके नीचे एक ऐसी डंडी लगी रहती है जो कि उस कंपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ पर शाही भरी होती थी। ठीक है, यहाँ से शाही जो है अपने आप ऊपर की तरफ चलती थी। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ठीक है, हम पहले ऑप्शन देखेंगे उसके बाद बात करेंगे। कैपिलरिज्म, परिनालिका कहते हैं इसको, परिनालिका। विस्कोसिटी, या फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई लेवल टू लो, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल और ये तो नहीं है, परिनालिका पे काम करता है। परिनालिका में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे को खींचता है। सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है एक फोर्स होता है जिसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा ये है, डिफरेंट है लेकिन ये, इनके बीच में होता है एडहेसिव फोर्स। ये दोनों फोर्स मिलके क्या करते हैं? परिनालिका क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, ये जो इस का ये नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये इसमें सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो स्याही के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, नो डाउट। लेकिन ये जो डिफरेंट मटेरियल का मॉलिक्यूल है, ये एडहेसिव फोर्स से इनको नीचे नहीं जाने देता। एडहेसिव फोर्स इनके बीच में होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये अपने कोहेसिव फोर्स की वजह से एक दूसरे को खींच रहे हैं, और इनको नीचे जाने से कौन रोक रहा है? एडहेसिव फोर्स। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर ऊपर की मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता रहेगा, जैसे जैसे शाही यूटिलाइज होती रहेगी, ये शाही जब आगे की तरफ खींचेगी तो ये दूसरे को खींचती रहेगी ऊपर की तरफ। तो ये परिनालिका कहते हैं। जैसे लैंप में जो देखा होगा आपने, जो कैरोसिन लैंप है उसमें भी आपने देखा होगा कि अपने आप तेल ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। और इसके अलावा आपने ये चीज़ भी देखी होगी, लैंप में, केरोसिन लैंप में भी आपने देखा होगा, और दिया जो आप घर पे दिया जलाते हैं उसमें भी ये चीज़ प्रणालिका विधि देखने को मिलती है। वाटर ड्रॉप्स ऑफ रेन एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू, पानी की बारिश की बूंद किसके कारण गोलाकार हो जाती है? ग्रेविटी की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से, या सरफेस टेंशन की वजह से। तो ग्रेविटी तो गुरुत्वाकर्षण हो गया, विस्कोसिटी इलास्टिसिटी, और सरफेस टेंशन को कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, लिक्विड्स जितने होते हैं उन लिक्विड्स में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो अपने बीच में कोहेसिव फोर्स को यूज करते हैं और मिनिमम सरफेस एरिया को यूज कर बनाने की कोशिश करते हैं। मिनिमम सरफेस एरिया। तो पानी की बूंदें जो है ऐसे फ्लैट में ऐसे फैल के नहीं आती, वो अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं मॉलिक्यूल्स, और छोटा शेप ले लेते हैं, गोल शेप। तो जो बारिश की पानी की बूंद है वो गोल शेप किसी की वजह से ले लेती है, सरफेस टेंशन की वजह से अपना सरफेस एरिया कम कर लेती है। इसके अलावा आपने देखा हो गाड़ी वगैरह पे जब पानी वगैरह बारिश होती है, वहाँ पर भी पानी जो है वो गोल शेप में इकट्ठा हो जाता है, अपना सरफेस एरिया कम कर लेता है। ठीक है, तो आज 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए
क्योंकि सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, धीरे धीरे 15 से हम पहले हम 10 क्वेश्चन करके गए थे, 15 से 20 पे आ जाएंगे हम। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं टास्क के रूप में। राइस इज कुक्ड मोर क्विकली इन प्रेशर कुकर बिकॉज, किस वजह से जो है राइस प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है जबकि वैसे लेट पकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप देना, इसको पढ़ लीजिए। तो आपको हमारी क्लास अगर यूजफुल लगी है और आप चाहते हैं कि यूजफुल है तो क्लासेस कंटिन्यू करें। ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू करें या ना करें ज़रूर हमें कमेंट में फीडबैक करके बताएं। ठीक है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो रेगुलर रहिए, रेगुलर क्लास कीजिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं सभी में ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो टीचर की तैयारी करने वाले, AES की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, KVS की तैयारी जो कर रहे हैं, या फिर DSSB की तैयारी कर रहे हैं कोई भी बच्चा, या आप इसरो में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए साइंस इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको बेसिक साइंस यहाँ पर करवाई जा रही है। आपकी रेगुलरिटी आपकी सिंसियरिटी को दिखाएगी। ठीक है, आप सिंसियर हैं तो आपको कोई फिर रोक भी नहीं पाएगा। ठीक है, आप कैजुअल हैं, कभी क्लास ले ली है कभी नहीं ली है, तो बहुत सारे सिंसियर हैं। आपकी सरकार को ज़रूरत नहीं है, आपको जो आपकी जॉब को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि जॉब खाली रह गई है। ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की, बाकी बच्चे ले लेंगे जॉब। तो आप उस जॉब को, एक जॉब अपनी जो फिक्स करनी है, उसके लिए इतना कॉम्पिटेंट बना लीजिए अपने आप को कि कंपटीशन ही खत्म हो जाए। एक कल बच्चों ने लाइव में पूछा था कि हम टारगेट रखें कि हम टॉप आए। बिल्कुल मैं कहता हूँ टारगेट रखें, टॉप आए। जब आप टॉप आने का टारगेट रखेंगे तो कट ऑफ से तो बहुत ऊपर ही रहेंगे, टॉप ना भी आए तो। ठीक है, फाइनली आपको सिलेक्शन लेना है तो अपनी तैयारी को धार देना शुरू कीजिए, डेली क्लासेस कीजिए। अब 1 और 2 दिन, आज और कल जो है KVS PRT का जो EVS का सिलेबस है उस पे उसको फाइनल किया जा रहा है। उसके बाद साइंस की क्लासेस KVS PRT में आ जाएगी। ठीक है, और DSSB की GS जो है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है तो उसकी क्लासेस रेगुलर आ जाएंगी। और यूट्यूब पर जो है कोशिश ये रहेगी कि वीक के लास्ट तक 2 क्लासेस रेगुलर हो जाएं, जिसमें एक EVS हो और एक साइंस हो। दोनों ही क्लासेस जो है वो रेगुलर आ जाएं, ये कोशिश रहेगी। इस वीक के लास्ट तक हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आज और कल हम KVS EVS को दे रहे हैं। मुझे लगता है आज 90% के आसपास जो है सिलेबस अपलोड हो जाएगा और कल 95% तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। ठीक है, उसके बाद एक आध टॉपिक बचेगा, उसको धीरे धीरे हम दे देंगे। फिर साइंस पे हमारा फोकस रहेगा, साइंस में पूरी रेगुलरिटी लेके आनी है। और साइंस पे जब जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे ही रिवीजन क्लास भी इसकी आएगी। ठीक है, तो आप सब बच्चे जुड़े रहिए। आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप को भी डाउनलोड करें। ठीक है, इसके अलावा ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ आप हमारे साथ KVS PRT की तैयारी करना चाहते हैं तो KVS PRT का ऑन यूट्यूब और किसी भी, चाहे कितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आप बात कीजिए, चाहे वो बायजू है या चाहे आप किसी भी, चाहे वो ग्रेड अप है, कोई भी है, तो या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं और KVS PRT की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया कोर्स हमारे पास है KVS PRT का। ठीक है, कंटेंट के मामले में सबसे बढ़िया कोर्स हमारा है। ठीक है, इवन टेक्स्ट बुक पे भी जो कंटेंट EVS का बिक रहा है वो हमारा ही है। ठीक है, वो किसी भी पर्पज से कहीं पर किसी और के पास है हालांकि, लेकिन वो उससे अपडेटेड कंटेंट हमारा है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो हैं ज़रूर बताएं कमेंट में आपको कंटेंट कैसा लग रहा है हमारे कोर्स का। ठीक है, जो जो बच्चे KVS PRT के बैच से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर बताएं। इसके अलावा DSSB से भी जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी बताएं कि उनको कंटेंट कैसा लग रहा है। हर एक चीज़ को अपडेट कर दिया गया है, मैथ को अपडेट कर दिया गया है, रीजनिंग को अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, EVS कंप्लीट होने पर है। ठीक है, रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है लगभग। ठीक है, हिंदी कंप्लीट हो चुकी है। साइंस पे वर्क होगा इस महीने, साइंस को जो है कंप्लीट करने का पूरा प्रयास रहेगा। उसके बाद जो है आपको बाकी जो क्लासेस जैसे मैथ्स है वो लगभग 70% हो चुका है, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं। इंग्लिश की क्लासेस थोड़ी स्लो है लेकिन बहुत क्वालिटी क्लासेस देने की आपकी कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि आपको उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ाएं, तो ये क्वालिटी क्लासेस देने की हमारा पूरा प्रयास है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जो है बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, जुड़िए ज़रूर। ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पे बहुत सारे डेमो क्लास फ्री हैं, वो डेमो क्लास ज़रूर देखें। वो तो फ्री ही हैं तो वो तो उसमें तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं, और कुछ टेस्ट भी फ्री दिए हुए हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो गूगल फॉर्म के टेस्ट जो है अभी इस वीक नहीं मैंने रखे हैं जानबूझ के, क्योंकि कोर्स पे ही फोकस था। लेकिन नेक्स्ट वीक से अब ईवीएस रिवीजन का शेड्यूल प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर हम साइंस के कोर्स पे काम करेंगे, फिर उसका गूगल फॉर्म का शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।